नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल। आज की वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं, दोनों ही सच्ची और दिलचस्प हैं, इसलिए आप आखिरी तक जरूर देखें। और आज की पहली कहानी महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की है। ये बात 2025 की है। नांदेड़ जिले में उमरी नाम का एक तहसील मुख्यालय है। उमरी तहसील में बोरजूनी नाम का गाँव है। इसी गाँव में लखन बालाजी भंडारे रहता था। लखन का परिवार साधारण था। उसके पिताजी खेती करते थे और माँ घर का काम देखती थी। लखन जवान और समझदार लड़का था। लखन के माँ बाप ने खेत में मेहनत करके उसे अच्छी तरह पढ़ाया। उनकी इच्छा थी कि लखन आगे चलकर एक अच्छी नौकरी करे। इसी उम्मीद में वे कड़ी मेहनत करते रहे। लेकिन लखन जवानी के जोश में जीने लगा। उसे अच्छे कपड़े पहनना, बेफिक्र होकर घूमना अच्छा लगने लगा। इसी बीच उसकी नज़र अपने ही गांव में रहने वाली संजीवनी कमले पर पड़ी। संजीवनी सुंदर और मिलनसार थी। लखन को वो बहुत अच्छी लगने लगी और उसका दिल उसी पर आ गया। अब लखन संजीवनी को देखने के लिए उसके घर के सामने चक्कर लगाने लगा। धीरे धीरे दोनों की नज़रें मिलने लगी। पहले पहचान हुई, फिर दोस्ती बनी और दिन ब दिन उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती गईं। कब वे दोनों प्यार में पड़ गए, उन्हें खुद भी मालूम नहीं चला। लखन और संजीवनी की मुलाकात बढ़ने लगी। वे बिना किसी डर के मिलते और बातें करते थे। एक दिन संजीवनी के माँ बाप को यह पता चली कि लखन उससे बातें करता है। तब उसके पिताजी लखन के घर गए। उन्होंने वहाँ उसके माँ बाप से समझाया कि लखन और संजीवनी के संबंध से परिवार की इज्जत पर असर पड़ सकता है, इसलिए लखन को समझाना चाहिए कि वह संजीवनी से दूरी बनाए रखे। जब लखन के माँ बाप को यह पता चला तो उन्हें गुस्सा आया। उसके पिताजी ने उसे डांटा और कहा कि अब संजीवनी से दूर रहो। संजीवनी के घर वालों ने भी उसे समझाया कि लखन से मिलना ठीक नहीं है। फिर भी लखन और संजीवनी के प्यार की बातें पूरे गांव में फैल गई। दोनों एक दूसरे को भरोसा देते रहे कि वे हर हाल में साथ रहेंगे। जब लखन ने शादी की बात की तो दोनों परिवार में मतभेद हो गए। धीरे धीरे पूरे गांव को उनके रिश्ते की खबर हो गई। परिवारों ने मिलकर इस विषय पर चर्चा की और तय किया कि संजीवनी की शादी कर दे। उन्होंने ये भी कहा कि आगे कोई परेशानी ना हो, इसलिए लखन को इस रिश्ते से पीछे हटाना चाहिए। यह सुनकर लखन चिंतित हो गया, लेकिन उसका मन अब भी संजीवनी से जुड़ रहा। संजीवनी भी लखन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसके मन ही मन ठान लिया था कि जीवन जैसा भी हो वो उसके साथ ही बिताएगी। उधर संजीवनी के पिताजी को उसकी फिक्र होने लगी। उन्होंने सोचा कि अब जल्दी ही उसकी शादी कर देनी चाहिए। रिश्तेदारों और परिचितों को से पूछकर उन्होंने उमरी तहसील से एक शांत और अच्छे स्वभाव वाले लड़के को पसंद किया। फिर संजीवनी के माँ बाप ने उसे समझाया कि उन्होंने बहुत कोशिश करके यह रिश्ता तय किया है और उनकी इच्छा है कि अब वो घर वालों की बात माने। आखिर संजीवनी की शादी उम्र तहसील के गोलेगांव में सुरेश कमल से तय हुई। संजीवनी के लिए यह मुश्किल था, पर शादी अच्छी तरह पूरी हुई। लखन का दिल टूट गया। उसकी आंखों के सामने ही संजीवनी की शादी हो गई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। शादी के बाद संजीवनी अपने पति के साथ गोलेगांव चली गई। इधर लखन उसके बिना दुखी था। कुछ समय बाद उसने खुद को संभालने की कोशिश की। घर वालों ने भी उसे सहारा दिया। धीरे धीरे उसके मन में बदलाव आया। समय बीतता गया। संजीवनी अपने घर परिवार में बिजी हो गई, लेकिन लखन की याद उसके मन से पूरी तरह नहीं गई। उसी तरह लखन भी उसे याद करता रहा। कुछ दिनों बाद संजीवनी अपने मायके आई। शादी हो जाने और सब कुछ होने के बाद फिर से संजीवनी और लखन की मुलाकात हो गई। संजीवनी ने लखन से अपने प्यार के बारे में बताया कि अब वो भी उससे प्यार करती है। लखन उसे समझाया कि अब वो अपने पति के साथ है और उसे सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। संजीवनी ने उसे गले लगा कहा कि वह उसे कभी नहीं भूलेगी और रोते रोते चली गई। संजीवनी को रोता देखकर लखन भी दुखी हो गया। कुछ दिन बाद संजीवनी अपने ससुराल गोलेगांव लौट गई। फिर कुछ दिन बीत गए। संजीवनी धीरे धीरे लखन के साथ फ़ोन पर बात करती रहती थी, लेकिन सब कुछ छुपकर ही होता था। देखते देखते 1 साल बीत गया। संजीवनी के माँ बाप और रिश्तेदारों को लगा था कि उसकी बेटी ठीक से व्यवहार कर रही है।
लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह सच में क्या कर रही है। संजीवनी का पति एक बहुत सरल और अच्छे स्वभाव का आदमी था। उसे यह भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी किसी से बात कर रही है। 25 अगस्त 2025 का दिन आया। गोलेगांव में संजीवनी के घर सभी जल्दी उठ गए क्योंकि आज उन्हें कहीं बाहर जाना था। संजीवनी भी जाने वाली थी, लेकिन किसी वजह से उसका जाना रुक गया। घर के सास, ससुर, पति और अन्य रिश्तेदार जल्दी से घर से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे और थोड़ी ही देर में सभी चले गए। अब घर में संजीवनी अकेली रह गई। उसे पूरा यकीन था कि घर के लोग जल्दी नहीं लौटेंगे। तब उसने लखन को फ़ोन किया। संजीवनी ने उससे कहा कि वो घर के लोग बाहर चले गए हैं और वह अकेली है। वो चाहती है कि लखन तुरंत उसके पास आए। लखन को थोड़ी परेशानी हुई कि अगर घर के लोग लौट आए तो क्या होगा, लेकिन संजीवनी ने बुलाया इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दी। उसने अपना सारा काम ख़त्म करके बोरजूनी से गोलेगांव के लिए निकल गया। बोरजूनी और गोलेगांव के बीच दूरी कम थी, इसलिए वह जल्दी ही पहुंच गया। दोपहर के लगभग 2:15 बजे लखन वहां पहुंचा। घर में संजीवनी अकेली बैठी और उसी की राह देख रही थी। बाहर गांव में कोई हलचल नहीं थी। लखन तेजी से उसके घर तक पहुंचा। संजीवनी घर से बाहर आई और चारों ओर देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। आसपास कोई नहीं था। उसने चुपचाप लखन को घर के अंदर ले जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके गले लग गई। दोनों अपने प्यार में खो गए और तभी सीमाओं को भूल गए। वो उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तभी घर के बाहर आवाज़ आई। संजीवनी के पति ने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। प्रेम में डूबे लखन और संजीवनी तुरंत होश में आए। वे डर गए और समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन पति और ससुर ने जोर से दरवाज़ा धक्का देकर खोल दिया। अंदर देखा तो दोनों के होश उड़ गए। लखन और संजीवनी आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए थे। संजीवनी के ससुर और पति ने सिर पर हाथ रखकर हैरानी जताई। संजीवनी को अंदाजा भी नहीं था कि वे इतनी जल्दी आ जाएंगे। लखन डर गया। पति और ससुर उसे पकड़कर पीटते रहे। संजीवनी उसे बचाने की कोशिश करती रही और कहती रही कि उससे मत मारो। इस पर पति और ससुर ने दोनों को घर में ही रोक लिया। उन्होंने तुरंत संजीवनी के पिता को फ़ोन करके पूरी घटना बताई और गोलेगांव से तुरंत आने को कहा। सूचना मिलने के बाद संजीवनी के पिता मारुति सुरणे, चाचा माधव सुरणे और आजोबा लक्ष्मण सुरणे गोलेगांव पहुंचे। घर पहुंचते ही तीनों ने लखन को पीटा। उनका गुस्सा इतना बढ़ा कि संजीवनी को भी मारा। यह स्वाभाविक है, क्योंकि एक पिता अपने बच्चे के लिए क्या करता है यह केवल पिता ही समझ सकता है। संजीवनी बार बार कह रही थी कि लखन को कुछ ना करे। शाम के लगभग 5 बजे तक यह सब चलता रहा। गुस्से में मारुति ने संजीवनी और लखन दोनों के हाथ रस्सी से बांध दिए और उन्हें घर से बाहर ले गए। संजीवनी ने कहा कि वह बाहर तमाशा नहीं चाहती, बस अंदर जो करना है वही करे। अंत में मारुति ने संजीवनी के ससुर, पति और अन्य लोगों से माफ़ी मांगी और कहा कि वह अपनी बेटी को लेकर जा रहे हैं। संजीवनी और लखन के हाथ बांधकर बाहर लाया गया। गोलेगांव के लोग सड़क पर जमा होकर यह देख रहे थे। कुछ लोग मोबाइल से फ़ोटो और वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी में उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं थी। गोलेगांव में लखन का दोस्त महेंद्र तरोड़े रहता था। उसने यह देखा तो वह तुरंत लखन के पिता को फ़ोन किया कि संजीवनी और लखन को पकड़कर ले जाया जा रहा है और उनके हाथ बांध दिए गए हैं। यह सुनते ही लखन के पिता गोलेगांव की तरफ चल पड़े। पिता मारुति, चाचा माधव और दादा लक्ष्मण ने उन दोनों को इतना पीटा कि संजीवनी और लखन दोनों बेहोश हो गए। आखिरकार उन तीनों ने सोचा अब वे संजीवनी और लखन को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते थे और पिता अपनी बेटी को उसके प्रेमी के साथ हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। उसके बाद उन तीनों ने संजीवनी और लखन दोनों के हाथ पैर बांध दिए। वे उन्हें घसीटते हुए कलाल रोड पर विलास बाबूराव कदम के खेत में ले गए। उन्होंने दोनों के शव को वहां के कुएं में फेंक दिया और चले गए। अपने बेटी को मारते समय पिता मारुति को जरा भी दया नहीं आई। इतना सब होने के बाद संजीवनी के पिता मारुति उमरी थाने पहुंचे और वहां मौजूद पुलिस को पूरी सच्चाई बताई। साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैंने अपनी ही बेटी और उसके प्रेमिक की हत्या कर दी। उनकी बातें सुनकर पुलिस हैरान रह गई।
मारुति ने पुलिस को पूरी घटना बताई। तब उमरी थाने के पुलिस निरीक्षक अंकुश माने तुरंत घटनास्थल पर जाने के लिए तैयार हुए। रात के घने अंधेरे में पुलिस निरीक्षक अंकुश माने और अन्य पुलिस सहयोगी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस की घटना का पंचनामा किया और तलाशी अभियान शुरू किया। कुआं पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। काफ़ी खोजबीन के बाद मृतक संजीवनी का शव मिला, लेकिन लखन नहीं मिला। लखन के पिता बालाजी भंडारो गोले गांव की तरफ गए, लेकिन लखन नहीं मिला। जब उन्हें खबर मिली कि लखन की हत्या कर उसकी लाश कुएं में फेंक दी गई है तो वो बहुत दुखी हो गए। अगली सुबह जब लखन की लाश फिर से शुरू हुई तो लखन का शव भी बरामद हुआ। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए उमरी ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों परिवारों के लोग सरकारी अस्पताल में रो रहे थे। लखन के पिता बालाजी बिट्टुल भंडारे द्वारा उमरी पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर तीनों संबंधियों को मारुति लक्ष्मण सुराने, माधव लक्ष्मण सुराने और लक्ष्मण पिराजी सुराने को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ धारा 302, 103 और आईपीसी के अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। तीनों संबंधियों को भोकर कोर्ट में पेश किया गया और 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। वहां संजीवनी और लखन का पोस्टमार्टम किया गया। शव परिजनों को सौंप दिए गए। बताया गया कि मृतक संजीवनी 2 महीने की गर्भवती थी। संजीवनी का अंतिम संस्कार गोले गांव में और लखन का बोरजूनी में किया गया। अगर लखन और संजीवनी की पहले ही शादी हो जाती तो यह खुद दुखद घटना नहीं होती। और आज की दूसरी कहानी मुंबई की है। ये बात 2018 की है। 6 जनवरी की शादाबाद कुरैशी जो भिवंडी तालुका की कसाईवाड़ा में रहते हैं, अपना काम बंद करके घर आए, लेकिन घर पहुंचते ही उन्हें ऐसी खबर मिली कि उनका तो होश ही उड़ गया। फ़ोन पर उसकी बुआ के लड़की रिजावना कुरैशी ने बताया कि 3-4 दिन पहले 4 लोगों ने उसकी बहन और जीजा के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की थी। उसकी जीजा की हत्या कर दी और उसकी बहन गुलसबा का अपहरण। मैं मौके पर मौजूद था। जब मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने मुझे भी पीटा और घायल कर दिया। गुलसबा अपने पति मनोज सोनी उर्फ कैफ के साथ बिट्टल नगर के नायगांव परिसर स्थित एक फ्लैट में रहती थी। शादाब कुरैशी इस बारे में रिजावना से कुछ पूछ पाते उससे पहले ही फ़ोन कट गया। काफ़ी कोशिश के बाद भी जब रिजावना से संपर्क नहीं हो पाया तो शादाब सच्चाई जानने के लिए अपनी बहन के फ्लैट पर पहुंचे। फ्लैट के बाहर लोग इकट्ठा हो गए थे और अंदर से थोड़ी बदबू भी आ रही थी। पड़ोसियों ने बताया कि यह फ्लैट 3-4 दिन से बंद पड़ा है। उन्होंने फ़ोन करके फ्लैट के मालिक को बुलाया था। मामला अजीब लग रहा था, इसलिए मकान मालिक ने पुलिस को सूचित कर दिया। रात करीब 1 बजे थाना सतीनगर के थाना प्रभारी किशोर जाधव अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने देखा कि गुलसबा के प्लेट पर ताला लगा हुआ था। क्योंकि ताले की चाबी किसी के पास नहीं थी, पुलिस ने ताला तोड़ दिया। दरवाज़ा खोलते ही अंदर से तेज बदबू आई, जिससे वहां खड़े लोगों को सांस लेने में भी मुश्किल हुई। नाक पर रुमाल रखकर पुलिस जब कमरे में गई तो वहां का नज़ारा देख सब हक्के बक्के रह गए। फर्श पर सूखे हुए खून के धब्बे थे जो काले पड़ चुके थे। दरवाजे के पीछे कपड़ों का एक बंडल रखा था जिससे बहुत सारा खून बाहर आया। बंडल खोलने पर उसमें एक आदमी की लाश मिली। लाश का सिर और धड़ अलग थे। शादाब कुरैशी ने उस लाश की पहचान अपने बहनोई मनोज कुमार सोनी उर्फ कैफ के रूप में की। लाश को देखकर लग रहा था कि उसकी हत्या 3-4 दिन पहले हुई थी, इसलिए शव में सड़न भी हो गई थी। थाना प्रभारी किशोर यादव ने इसकी खबर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। खबर मिलते ही ठाणे जिले के डीसीपी मनोज पाटिल और एसपी मुजावर तुरंत मौके पर पहुंच गए। उन्होंने शादाब को अन्य लोगों से पूछताछ की। घटनास्थल की कार्यवाही पूरी होने के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिवंडी के
आईजीएस अस्पताल में भेज दिया। इसके बाद शादाब की तरफ से हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और जांच सहायक पीआई मनजीत सिंह बगागा को सौंपी गई। शादाब ने शक अपनी बुआ के बेटे रिजावन पर ही जताया। रिजावन शादाब का फुफेरा भाई होने के साथ साथ साला भी था। शुरुआती जांच में रिजावन कुरैशी पुलिस की नज़र में आ गया। उसने शादाब को जो जानकारी दी थी वह अधूरी थी। इसके अलावा मृतक के तीनों बच्चे अपने नानी के घर सही सलामत थे। बच्चों की मां गुलसबा ने ही उन्हें मायके छोड़कर आई थी, इसलिए उसका अपहरण होने का सवाल ही नहीं था। एपीआई मनजीत सिंह बगागा के निर्देश पर पुलिस टीम जब रिजावन के घर गई तो वहां घर पर नहीं मिला। जांच में पता चला कि रिजावन का चरित्र ठीक नहीं था और उसका मृतक की पत्नी गुलसबा के साथ अवैध संबंध था। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने गुलसबा को भी जांच में शामिल कर लिया। फिर पुलिस ने रिजावन के मोबाइल नंबर कॉल डिटेल निकाली। इसमें पता चला कि वह किन लोगों से बात कर रहा था। पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ शुरू की। इस पूछताछ के बाद पुलिस को रिजवान के बारे में महत्वपूर्ण सूचना मिली। इसके बाद एपीआई मनजीत सिंह बग्गा ने आई दिनेश लोखंडे, कांस्टेबल सुनील इंथाम्पे, टीबी वट और कैडी मोहिते की एक टीम बनाई और उन्हें रिजवाना कुरैशी और गुलसब्बा को पकड़ने के लिए भेज दिया। 10 जनवरी 2018 को यह टीम उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में पहुंची। वहां दबिश देखकर पुलिस ने रिजवाना और गुलसब्बा को गिरफ्तार कर लिया। वे दोनों जिस जानकार के हाथ छिपे हुए थे। पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर थाना सतीनगर ले आई। थाना प्रभारी किशोर जाधव ने उसे मनोज कुमार सोनी उर्फ कैफ की हत्या के बारे में पूछताछ की। थोड़ी सख्ती के बाद उन्होंने कैफ की हत्या करने की बात मान ली। कहानी सुनकर सब चौंक गए। करीब 10 साल पहले 28 वर्षीय गुलसब्बा कुरैशी को मनोज कुमार सोनी उर्फ कैफ ने आगरा दिल्ली हाईवे पर बहुत बुरी हालत में भटकते हुए देखा था। मनोज वहां कटलरी की दुकान लगाता था। उस समय गुलसब्बा की हालत बहुत ख़राब थी। उसका मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से भूखी थी। गुलसब्बा मनोज कुमार सोनी के पास आकर ऐसे ही गिर गई जैसे बेहोश हो गई हो। उसकी हालत देखकर मनोज कुमार घबरा गया। उसने अपने दुकान के पास ही लिटाया और उसके मुंह पर पानी से छींटे मारे। थोड़ी देर बाद गुलसब्बा को होश आया और उसने पानी पिया। इसके बाद गुलसब्बा ने मनोज को अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि वो मुंबई की रहने वाली है और वहीं एक युवक से प्यार करती थी। वह युवक उसे घुमाने के लिए दिल्ली लाया था। दिल्ली के एक होटल में वे दोनों कई दिन तक साथ रहे। फिर वह युवक उसे होटल में छोड़कर कहीं चला गया। होटल वालों ने उसे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। किसी तरह वह भटकती हुई यहाँ तक पहुँची है। अब वह अपने घर वापस नहीं जा सकती क्योंकि घर वाले उसे बहुत नाराज है। गुलसब्बा की कहानी सुनकर मनोज कुमार उस पर दया आया। उसने उसे धीरज बंधाया और अपनी दुकान बंद करके उसे खाना खिलाने एक होटल में ले गया। बाद में उसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर गया और कहा, देखो अब तुम्हें जहाँ चाहो चली जाओ, मैं तुम्हारी टिकट का इंतज़ाम कर दूँगा। अच्छा होगा कि तुम अपने माँ बाप के पास लौट जाओ और उनसे माफ़ी मांग लो। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन गुलसब्बा के मनोज कुमार की बात नहीं मानी। उसने कहा, मैं अब क्या मुँह लेकर उनके पास जाऊंगी। शायद वे मुझे माफ़ कर दें, लेकिन समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। ऐसे हालत में मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। गुलसब्बा की यह बात सुनकर मनोज कुमार थोड़ा गंभीर हो गया। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम वहाँ नहीं जाना चाहती तो बताओ, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है जहाँ तुम जा सको? मैं वहाँ जाने का इंतजाम कर दूंगा। गुलसब्बा ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, मेरा कोई नहीं है। अब मेरा कोई नहीं है, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। जो मेरा नसीब है वही होगा। गुलसब्बा का यह जवाब सुनकर मनोज कुमार सोनी अजीब सी स्थिति में फंस गया। अगर वह कहीं नहीं जाएगी तो उसका क्या होगा? काफ़ी समझाने के बाद भी जब गुलसब्बा कहीं जाने के लिए राजी नहीं हुई तो मजबूरन मनोज कुमार ने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। वह सोच रहा था कि मौका मिलते ही उसे उसके माँ बाप के पास भेज देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मनोज कुमार के घर आने के बाद गुलसब्बा कुछ दिनों तक उदास रही।
लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे की उदासी कम होने लगी। वक्त के साथ वह मनोज कुमार के साथ घुल मिल गई। मनोज कुमार अपने घर में अकेला रहता था और गुलसबा ने घर के सारे कामकाज संभाल लिए थे। 30 वर्षीय मनोज कुमार सोनी राजस्थान के जगदीशी प्रसाद सोनी का बेटा था। रोजी रोटी के लिए वह दिल्ली आगरा हाईवे पर कटलरी की दुकान चलाता था। वह दुकान का सारा सामान मुंबई से लाता और आगरा घूमने आने वाले सैलानियों को बेचता था, जिससे उसे अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। गुलसबा को अपने प्रति समर्पित देख मनोज कुमार का भी झुकाव उसकी तरफ हो गया। वे दोनों अब एक दूसरे की ज़रूरत महसूस करने लगे और उनके दिलों में चाहत पैदा हो गई। मन और तन का मिलन होने के बाद दोनों अपने जीवन के सपने सजाने लगे। मनोज गुलसबा से शादी करना चाहता था, लेकिन उनके बीच समाज और धर्म की दीवार खड़ी थी। गुलसबा की तरफ से तो सब ठीक था, लेकिन मनोज कुमार सोनी के घर वालों को यह रिश्ता पसंद नहीं था। उनके समाज में भी इज्जत थी। मनोज ने घर वालों की बात को नज़रअंदाज करते हुए खुद मुस्लिम धर्म अपना लिया और गुलसबा से शादी कर ली। उसने अपना नाम बदलकर कैफ रख लिया। मनोज दिन रात मेहनत करता और जो कर सकता था अपनी पत्नी के लिए वो सब करता था। गुलसबा से शादी करके मनोज उर्फ कैफ खुश था। गुलसबा को भी अचानक से ही लेकिन ऐसा पति मिल गया जो हर तरह से उसका ख्याल रख रहा था। गुलसबा अपने पति के प्यार में अपनी पूरी ज़िंदगी भूल गई थी और घर परिवार में खुश रहने लगी। पता ही नहीं चला कि 8 साल कैसे निकल गए। इस बीच उसे 2 बच्चे भी हो गए। घर में सब खुशी खुशी रहते थे। मनोज की बात मानकर गुलसबा ने अब मायके वाले से भी बात करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उनके रिश्ते फिर से ठीक हो गए। बेटी खुश थी। गुलसबा का जीवन भी सुखी था। मायके वाले अब उसे मिलने आने लगे थे। 8 साल तक एक ही जगह रहकर और जब गुलसबा का मन भर गया तो वह कुछ दिन के लिए अपने मायके चली गई। वह चाहती थी कि उसका पति मुंबई में अपना काम शुरू करे और वहीं रहे ताकि वह अपने मायके वाले के करीब रह सके। इसी सोच के साथ उसने एक दिन कैफ से कहा, जो काम तुम आगरा में करते हो वही काम तुम मुंबई में भी कर सकते हो, और तुम सामान तो मुंबई से ही लाते हो, इसमें खर्चा भी होता है। मुंबई में काम करने से यह खर्चा भी बच जाएगा। मनोज कुमार सोनी उर्फ कैफ को अपनी पत्नी का सुझाव अच्छा लगा। फिर सन 2016 में उसने आगरा वाली दुकान किराए पर दे दी और अपने परिवार के साथ मुंबई चला गया। नायगांव में उसने किराए का घर लेकर रहने लगा, जो उसके ससुराल के करीब था। बेटी के नज़दीक आने से गुलसबा के मायके वाले भी खुश थे। जब भी मन होता वे गुलसबा से मिलने आते रहते थे। मुंबई में गुलसबा ने एक बच्ची को जन्म दिया और उसका नामकरण धूमधाम से हुआ। जहां गुलसबा अपने मायके के करीब खुश थी, वहीं मनोज उर्फ कैफ थोड़ा परेशान था। उसकी वजह यह थी कि मुंबई में उसका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा था और उसका आगरा की दुकान भी बंद हो चुकी थी। सोच समझकर मनोज ने वापस आगरा जाने का फैसला किया, लेकिन गुलसबा मुंबई छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने पति से कह दिया कि वह अपने तीनों बच्चों के साथ अकेली मुंबई में रहेगी, क्योंकि उसके मायके वाले पास में हैं। मनोज ने उसकी बात मान ली। पत्नी और बच्चों की तरफ से मन शांत होकर मनोज आगरा लौटा और वहां अपना काम फिर से शुरू कर लिया। कुछ ही दिन बाद मनोज का धंधा पहले की तरह चलने लगा। वह अपने काम में व्यस्त हो गया और गुलसबा घर की देखभाल में लगी रही। लेकिन वक्त कुछ ऐसा बदल गया कि उनका खुशहाल परिवार धीरे धीरे टूटने लगा। मनोज अपने कारोबार में इतना उलझ गया कि गुलसबा के लिए समय ही नहीं निकाल पाता था। साल में बस 2-4 बार ही वह गुलसबा के पास जा पाता था। इस वजह से उनके बीच दूरी बढ़ने लगी थी। मनोज कुमार अपना सारा समय अपने काम में लगाता था, लेकिन गुलसबा को उसकी याद आती रहती थी। वह लंबे समय तक पति की इन दूरियों को सहन नहीं कर पाई और इसी वजह से उसके 27 वर्षीय रिजवान कुरैशी से नाजायज़ संबंध बन गए। रिजवान गुलसबा के भाई शादाब कुरैशी का साला था और अक्सर गुलसबा के घर आता जाता था। रिजवान के साथ संबंध बन जाने के बाद गुलसबा ने पति की चिंता करना बंद कर दी। जब भी फ़ोन पर बात होती वह मनोज से कह देती कि यहाँ की कोई बात मत सोचो, अपने काम पर ध्यान दो। पत्नी की चहकती बातें सुनकर मनोज सोचता कि गुलसबा खुश है। इस तरह अब गुलसबा पति के भरोसे का खून करती रही। जब मनोज को अपनी पत्नी के अवैध संबंध की खबर मिली
तो उसके होश उड़ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस गुलसबा को वो सड़क से उठाकर अपने घर लाया, जिसकी खातिर उसने अपना धर्म भी बदल लिया, अपने घर वालों से लड़ाई की, उसे जीने का सहारा दिया और सारे सुख सुविधाएं दी, वही उसके एहसान का ऐसा बदला चुकाएगी। मनोज कुमार जब मुंबई गया तो उसे अपनी पत्नी का व्यवहार कुछ अजीब लगा। पहले जैसे वह उसे देखकर खुश हो जाती थी, अब उसके चेहरे पर वह खुशी नजर नहीं आई। पति को समझ में आ गया कि उसके पास जो खबर पहुंची थी कि उसकी पत्नी और रिजवान कुसैरी के बीच कुछ है, वह सिर्फ अफवाह नहीं थी। इसके बाद मनोज ने इस बात की पुष्टि करने की सोची। उसने पड़ोसियों और अपने बच्चों के साथ बैठ के बातें की और पता चला कि रिजवाना अक्सर गुलसबा से मिलने आता रहता है। कभी कभी तो वह उसके फ्लैट पर भी रुक जाता था। गुलसबा ने जब यह बात अपने पति से की तो उसने सरासर झूठ बोला। उसने कहा कि पड़ोसियों से उसकी नहीं बनती, इसलिए वह लोग उसे बदनाम कर रहे हैं। रिजवाना को तो वह अपना भाई मानती है। अपनी बातों और नौटंकी से गुलसबा ने कुछ दिन के लिए तो मनोज को बेवकूफ़ बना लिया, लेकिन 2-4 दिन बाद ही उसकी असलियत मनोज के सामने आ गई। मनोज ने गुलसबा को रिजवाना के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। मनोज ने गुलसबा की खूब पिटाई की। जब सारी पोल खुल गई तो गुलसबा को बहुत शर्मिंदगी हुई। वह बात उसके मायके वालों को भी पता चल गई। अब मनोज को यकीन नहीं था कि गुलसबा को मुंबई में अकेले छोड़ा जाए। आखिरकार उसने फैसला किया कि गुलसबा और बच्चों को अपने साथ आगरा ले जाएगा। मनोज ने गुलसबा से साफ साफ कह दिया, अब हम आगरा में रहेंगे, लेकिन गुलसबा ने मुंबई छोड़ने से साफ मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों में खूब झगड़ा हुआ। मनोज अपनी जिद पर अड़ा था कि गुलसबा को आगरा ले जाएगा। गुलसबा ने चुपके से रिजवाना को फ़ोन किया और बता दिया कि मनोज उसे ज़बरदस्ती आगरा ले जाना चाहता है, जबकि वो मुंबई छोड़ना नहीं चाहती। उसने रिजवाना से कुछ कहने को कहा। रिजवाना भी नहीं चाहता था कि गुलसबा कहीं जाए, इसलिए वो परेशान हो गया। किसी तरह रिजवाना ने गुलसबा से मिलने का इंतजाम किया और दोनों ने मिलकर मनोज कुमार सोनी उर्फ कैफ को रास्ते से हटाने की साजिश रची। अपनी योजना के मुताबिक 2 जनवरी की दोपहर को रिजवाना मनोज के फ्लैट पर पहुंच गया। उस वक्त मनोज खाना खाकर जो सो रहा था और बच्चे बाहर खेलने गए हुए थे। मौका देखकर रिजवाना गुलसबा के साथ कमरे में गया और मनोज पर हमला कर दिया, लेकिन उसका प्लान कामयाब नहीं हुआ। अपनी जान बचाने के लिए मनोज रिजवाना से भिड़ गया और इस झड़प में रिजवाना जख्मी हो गया। जब गुलसबा ने देखा कि मनोज रिजवाना पर भारी पड़ रहा है तो उसने रिजवाना की मदद की। उसने मनोज के दोनों हाथ पकड़ लिए। तभी रिजवाना ने मौका देखकर मनोज का गला रेत दिया। मनोज जमीन पर गिर पड़ा और रिजवाना ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर मनोज के सिर और धड़ को कपड़े के गट्ठर में बांधा और दरवाजे के पीछे छिपा दिया। फिर उन्होंने कमरे की साफ सफाई कर डाली। शाम तक गुलसबा अपने तीनों बच्चों को अपने मायके छोड़कर फ्लैट पर लौट आई। इसके बाद उसने घर का ताला लगाया और रिजवाना के साथ उत्तर प्रदेश भाग गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां पकड़ लिया। हालांकि इससे पहले रिजवाना ने पुलिस और घर वालों को चकमा देने के लिए शादाब कुरैशी और अपने रिश्तेदारों को एक झूठी कहानी सुना दी थी। थाना प्रभारी किशोर यादव और एसपीआई मंजीत सिंह बग्गा ने रिजवाना कुरैशी और गुलसबा से लंबी पूछताछ की। इसके बाद उन्होंने धारा 302 हत्या 2001 साबूत मिटाने और 34 साझा इरादे से अपराध के तहत मामला दर्ज किया गया। दोनों को तलोजा जेल भेज दिया गया। मनोज ने गुलसबा पर भरोसा किया और उसकी मदद की, लेकिन गुलसबा ने उस भरोसे को तोड़ दिया। यह सिखाता है कि रिश्ते में विश्वास और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। बिना इनके कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। मनोज और गुलसबा के बीच दूरी बढ़ने की वजह समय की कमी और बातचीत की कमी थी। रिश्तों को मजबूत रखने के लिए नियमित संचार और एक दूसरे के लिए समय निकालना जरूरी है। गुलसबा का रिजवाना के साथ गलत संबंध बनाना उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने का कारण बना। यह हमें सिखाता है कि गलत संगत और अनैतिक रास्तों से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ न केवल हमें बल्कि हमारे परिवार को, समाज को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। गुलसबा ने अपने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी को राज किया, जिससे न केवल उसका परिवार टूटा बल्कि बच्चों का भविष्य भी प्रभावित हुआ। मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटना और उनसे मिले संदेशों के साथ
हम फिर लौटेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।